नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दोस्तों, आज हम अपने ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लाल किताब के फरमान नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। तो इस फरमान में पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं कि ऊंचे फलक का अक्स किधर है। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं कि जो आकाश में ग्रह घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं मानव के जीवन पे, वो आकाश और ग्रह किस तरीके से असर डाल रहे हैं, अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, उसका जो अक्स है, उसकी तस्वीर है, उसका जो नक्शा है, वो कहाँ पे है, किस रूप में परमात्मा ने हमारे पास भेजा है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं कि हाथ दाया और जन्म कुंडली तदबीर मर्द का नाम हुआ। तदबीर का मतलब होता है उपाय, कि दाया हाथ और जो जन्म कुंडली है, जो लगन कुंडली है, वो मर्द का नाम हुआ। मींस दाया हाथ, राइट हैंड के ऊपर जो लकीरें हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार और जैसा हम इस जन्म में पराक्रम करते हैं उसके अनुसार समय समय पर बदलती रहती हैं। और जो शक के फायदे हम उठाना चाहते हैं उपाय करके, पराक्रम करके, बुद्धि से और अपने शारीरिक बल से, जो हम किसी भी चीज का उपाय करते हैं, वो लगन कुंडली से और हमारे दाएं हाथ से देखा जाता है कि इंसान अपने काम को करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए क्या एफर्ट्स लगा रहा है, क्या कर्म कर रहा है, क्या शक्की हालात को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर रहा है। वो सब जो चीजें हैं वो लगन कुंडली से देखी जाती हैं। तो आज के इस जो डिस्कशन में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि चंद्र कुंडली कहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है और लगन कुंडली कहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है। हमें लगन कुंडली देखनी चाहिए या हमें चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। ये जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनका ये एक आम क्वेश्चन रहता है जिसपे बहुत मुश्किल से क्लैरिटी मिल पाती है। तो मैं यहाँ पे एक प्रयत्न करूंगा कि इस चीज को पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर किया है कि जो दायां हाथ है और लगन कुंडली है वो हमारे एफर्ट्स और हमारे पराक्रम है, वो हमारी पर्सनैलिटी है। जैसे हम कर्म करते हैं दाएं हाथ में, वैसे ही तब्दीली आती जाती है। तो हमारे एफर्ट्स को देखने के लिए हमें लगन कुंडली देखनी चाहिए। कुंडली चंद्र और हाथ बाएं से तकदीर बशर का काम हुआ। तो यहां पंडित जी कहते हैं कि चंद्र कुंडली, जो चंद्र कुंडली है और जो बायां हाथ है, आमतौर पे बाएं हाथ को औरत का हाथ भी गिना जाता है। और अगर हम डीपली स्टडी करें तो बाएं हाथ को वो तकदीर लिखा, जो तकदीर इंसान विधाता से लिखा कर लेके आया है, जो उसकी किस्मत है, उसको गिना जाता है। जो तकदीर विधाता ने लिख के भेज दी है, जो अचीवमेंट्स, जो चीजें वो हासिल ना कर सके, जो अचीवमेंट्स वो कर सके, जिन चीजों को हासिल किया जा सकता है, जिस मुकाम पे इंसान जाएगा, वो बाएं हाथ में लिख के भेजा लकीरों में। और चंद्र कुंडली, तो चंद्र कुंडली इंसान की तकदीर है और जो ज्योतिष है वो तकदीर और तदबीर दोनों के
मिलान से मिल के बना है। कोई भी अचीवमेंट जो है वो उपाय, युक्ति, एफर्ट्स, पराक्रम और तकदीर, जो हमारा लक है, जो हमारी फॉर्चून हम लेके आए हैं, उन दोनों को मिलाकर बनेगा। हमारा ज्योतिष, हमारा समाज और हमारा जो कल्चर है वो भी कर्म प्रधान ही। ऐसा नहीं है कि कुछ किस्मत में लिखा है और इंसान कर्म ना करे वो उसको मिल जाए। और अगर किस्मत में कोई चीज थोड़ी शक्की भी है, तो अगर इंसान उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है, अपना पूरा जोर लगा रहा है, तो भी किस्मत में उसे वो चीज मिल सकती है। तो जो हमारे आउटकम है, हमारे जीवन का जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटकम निकलता है, वो तकदीर और तदबीर। तकदीर जो हमारी किस्मत हम लेके आए हैं, तदबीर जो उपाय, रेमेडीज, पराक्रम, हमारा कर्म जो हम करते हैं, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो फाइनल आउटकम आता है। उपाय, पराक्रम और हमारे एफर्ट्स के बिना हमारी तकदीर अधूरी है, और हमारे तकदीर के बिना हमारे एफर्ट्स अधूरे हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है, मिलाई जाती हैं, दोनों चीजें मिलती हैं, तब इंसान अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। उल्टे हाथ से औरत माना, ग्रहफल राशि आम हो। इसी के साथ बाएं हाथ को, जिसे उल्टा हाथ भी कहा जाता है, लेफ्ट हैंड को औरत का हाथ भी माना जाता है। जैसे तकदीर और तदबीर, जैसे मर्द और औरत, मैन एंड वुमेन, जब दोनों इस संसार में मिलते हैं, जीवन साथी इस संसार में मिलते हैं, तब वो इकट्ठे एफर्ट्स करते हैं और उन एफर्ट्स से वो एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जिसका कोई मीनिंगफुल, उस मुकाम पे पहुंचते हैं जिसका कोई मीनिंगफुल मतलब होता है। नेक हवा जब चलने लगी तो जहान दोनों का नाम हुआ। नेक हवा मीन्स हमारी सांसें, ऑक्सीजन। जब इंसान इस दुनिया में आता है और अपना कर्म शुरू करता है, तो वो दो तरह की हवा में, दो रंगी हवा के अंदर अपना कर्म करता है। नेक हवा ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करती है। मंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर निकालते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छी हवा बृहस्पति की मानेगी, और जो खराब हवा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो राहु की मानेगी। तो जैसे बायां, कोई भी काम करने के लिए इंसान को दोनों हाथ चाहिए, बायां और दायां। कोई भी काम करने के लिए इंसान को अपनी तकदीर भी चाहिए, अपनी तदबीर भी चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए और अपनी किस्मत भी चाहिए। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे सिर्फ लक के ऊपर भी इंसान नहीं चल सकता, और अपने कर्मों के ऊपर इंसान चले तो लक में अगर नहीं है वो नहीं मिल सकता। जब वो इंसान अपने लक को और अपने एफर्ट्स को इकट्ठे मिलाता है, उनके अनुसार काम करता है, मींस जैसी उसकी चार्ट की एनर्जी है, जैसे उसकी जन्म कुंडली की एनर्जी है, अपने एफर्ट्स को उसके साथ सिंक कर देता है और एनर्जी के प्रवाह के साथ बहता है, तब इंसान किसी मनचाही फाइनल अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये एक वैसे ही है जैसे हम नदी में स्विमिंग करते हैं, रिवर में। अगर तो हम धारा के साथ स्विम करते हैं तो हम बहुत दूर चले जाते हैं कम समय में। अगर हम उसके अगेंस्ट स्विम करते हैं तो वो स्विम करना डिफिकल्ट भी होता है और हम ज्यादा दूरी तय भी नहीं कर पाते। तो ज्योतिष जो है कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि आपने चुटकी बजाई, उपाय किया और आपका काम हो गया। हमारा जो कल्चर है वो कर्म प्रधान है, इस बात को ज्योतिष भी मानता है। ज्योतिष
सिर्फ एक सुझाव, एक डायरेक्शन देने का साधन है मनुष्य की जिंदगी को, कि हम उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करके, उस डायरेक्शंस को मान के हम किस दिशा में जा सकते हैं। अगर हम सही डायरेक्शंस लेंगे, सही डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, सही एनर्जी को फॉलो करेंगे, तो हम एक सही दिशा में जाएंगे। अगर हम डायरेक्शंस के खिलाफ जाएंगे तो हमारे लिए संघर्ष बढ़ेगा। सिर्फ यही ज्योतिष एक गाइडेंस का टूल है, कोई चमत्कार नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने, ज्योतिषी ने कह दिया, हमने एफर्ट करिए ना, कि ये कर्म अपना नहीं भी करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों चीजें, गाइडेंस और कर्म, जैसे हमारे माता पिता हमें गाइड करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें गाइड करते हैं, और हम फिर सही डायरेक्शन के अंदर अपने एफर्ट्स को लगाते हैं और हम अपने एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अचीवमेंट हासिल करते हैं लाइफ में। ज्योतिष का भी वही रोल है। ज्योतिष भी आपको गाइड करता है, एक गाइडिंग टूल है, जिससे आप अपने डिजायर्ड, जब उसमें आप अपने कर्मों को मिलाते हैं, उसी डायरेक्शन में अपने कर्मों को करते हैं, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन बेसिक जानकारियों को साझा करने के लिए, इस पे एक और ब्रॉडर व्यू देने के लिए कुछ स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे जो इंसानी हाथ है और जो हमारा ज़ोडिएक बेल्ट है, उसको 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। जो ये हमारी तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसमें जो 3 पोर्शन में वो डिवाइडेड है लाइन से। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसको मेष राशि का कहा गया है, एरीज, जिसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं। जो सेकंड हाउस है उसको वृषभ राशि का कहा गया है, जिसे हम इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। जो थर्ड पोर्शन है वो जेमिनी साइन का है, जिसे इंग्लिश में हम जेमिनी कहते हैं और हिंदी में मिथुन कहते हैं। फिर उसके बाद जो अनामिका उंगली है, इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम कैंसर और कर्क कहते हैं हिंदी में। जो मिडिल पोर्शन है वो सिंह राशि का है, नंबर 5 राशि का है, उसको हम सिंह और लियो कहते हैं। जो छठा पोर्शन है, जहां 6 नंबर लिखा गया है, वो वर्गो कन्या राशि का है। जो कनिष्ठिका उंगली है, जिसमें फर्स्ट पोर्शन जो है वो लिब्रा साइन का है, जिसे हम हिंदी में तुला राशि कहते हैं। जो मिडिल पोर्शन है वो स्कॉर्पियो साइन का है, जिसे हम हिंदी में वृश्चिक कहते हैं। और जो लास्ट नाइन्थ, जो थर्ड पोर्शन है वो सैजिटेरियस धनु राशि का है। जो हमारी मिडिल फिंगर है, जिसे हम मध्यमा कहते हैं, उसमें जो फर्स्ट ऊपर का अगर उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाए, जो फर्स्ट पोर्शन है वो कैप्रिकॉन राशि का है, जिसे हम मकर कहते हैं हिंदी में। जो मिडिल पोर्शन है मध्यमा उंगली का, मिडिल फिंगर का, वो एक्वेरियस राशि है, जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं और हिंदी में कुंभ राशि कहते हैं। और जो सबसे लास्ट थर्ड पोर्शन है उसको हम पाइसिस कहते हैं और हिंदी में मीन राशि कहते हैं। यही 12 राशियों में जो इंसानी हाथ का पाम का हिस्सा है, हथेली का हिस्सा है, उसे भी डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जहां कर्सर है
अनामिका उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है वो फर्स्ट मेष राशि में आता है। जो तर्जनी उंगली का इंडेक्स फिंगर के नीचे का हिस्सा है, रूट का जो हिस्सा है जो पाम से कनेक्टेड होता है, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो टॉरस राशि में आता है, जिसे हम वृषभ कहते हैं। और जो थंब का और इंडेक्स फिंगर के जो बीच का हिस्सा है, जो कि ज्यादा थंब की तरफ है, उसको हम जेमिनी राशि का कहते हैं। ये मैं कर्सर से आपको दिखा भी रहा हूं। और हिंदी में हम इसे मिथुन राशि कहते हैं। जो हमारे पाम में लास्ट पोर्शन के अंदर, एंड पोर्शन के अंदर, जहां हमारी पाम जो है हमारी आर्म के साथ, फोर आर्म के साथ कनेक्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर का एरिया जो थंब के ऑपोजिट है, और इंडेक्स जो हमारी लिटिल फिंगर है उसके बिल्कुल नीचे आता है, जिसे कि मैं कर्सर से भी शो कर रहा हूं, उसे कर्क राशि का एरिया कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसे कैंसर राशि कहते हैं। फिर उस जो लिटिल फिंगर के रूट और पाम के रूट के बीच का जो मिडिल पोर्शन है वो डिवाइडेड है दो राशियों में, एक लियो में और स्कॉर्पियो में। जो ऊपर का हिस्सा है वो लियो राशि का है, 5 नंबर का। और जो नीचे का हिस्सा है जहां मैं कर्सर से डिनोट कर रहा हूं वो स्कॉर्पियो राशि का है, वृश्चिक राशि के अंडर आता है। ये 8 नंबर की राशि है। फिर जो कन्या राशि 6 नंबर की राशि है, जिसे हम वर्गो भी कहते हैं, रिंग फिंगर के अंदर और मध्यमा उंगली के नीचे का कंबाइंड जो एरिया है, जो मिडल ऑफ द पाम है, एरिस राशि के नीचे का जो एरिया है, जो कि लाइन ऑफ हार्ट और लाइन ऑफ हेड के बीच का एरिया है, ये देखिए मैं कर्सर से डिनोट भी कर रहा हूं, ये वर्गो कन्या राशि का एरिया। उसके बाद 7 नंबर की राशि आती है लिब्रा। लिब्रा राशि का जो एरिया है वो रूट ऑफ द थंब, आपके जो अंगूठे के नीचे का हथेली का उभरा हुआ भाग है, माउंटेड एरिया है, वो पूरे का पूरा 7 नंबर तुला राशि का है, लिब्रा का, इंक्लूडिंग योर थंब। ठीक है जी। उसके बाद जो स्कॉर्पियो राशि का एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आता है धनु राशि का एरिया, जहां पे आपका लिब्रा का एरिया खत्म होता है और अंगूठे का जॉइंट, जो आपके थंब का जो जॉइंट है वो फोर आर्म के साथ आके कनेक्ट होता है, उसके ऊपर का एरिया और कर्क का जो एरिया है उसके बीच का, तुला और कर्क के बीच का जो एरिया है जो फोर आर्म से कनेक्ट होता है, वो एरिया जो है वो धनु राशि 9 नंबर की राशि जो है सेजिटेरियस है, उसका एरिया है। फिर हम बढ़ेंगे 10 नंबर की राशि जो है कैप्रिकॉन, जिसे हम हिंदी में मकर कहते हैं। उसका जो एरिया है वो मध्यमा जो फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसके बिल्कुल रूट का एरिया है, उसके नीचे का एरिया है। उसे हम मकर राशि को का एरिया है आपका पाम के अंदर। देन उसके बाद आती है कुंभ राशि। जो कुंभ राशि का एरिया है वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द जो पाम है, जहां पे आपकी लाइन ऑफ फेट, लाइफ लाइन क्रॉस करती हैं, बिल्कुल मिडिल का जो एरिया है, जहां पे आपका तुला का और जेमिनाई का और कर्क का और धनु का एरिया ऊपर आके मिलता है, उसके बीच में बिल्कुल मिडिल का जो हिस्सा है वो एक्वेरियस है। देखिए मैं इस हिस्से को डिनोट भी कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय कर्सर, कर्सर से दिखा रहा हूं। ये कुंभ राशि का एरिया है, एक्वेरियस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके
बिल्कुल साइड में, टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द पाम, टुवर्ड्स द थंब। और जेमिनाई का जो हमने पहले एरिया देखा था, और वर्गो के एरिया के नीचे का जो एरिया है वो मीन राशि का एरिया है, जिसे हम पाइसिस भी कहते हैं। तो ये तो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस और राशियों का वर्गीकरण, विभाजन। हमने पाम को और उंगलियों को किस तरीके से विभाजित किया है राशियों के और साइंस के एरिया के अंदर। ज़ोडिएक बेल्ट को आपके हाथ के ऊपर किस तरीके से डिवाइड किया गया है राशियों को, ये एक उसका ग्लिम्स देने की मैंने कोशिश की है। जो मेरे दर्शक हैं और बिल्कुल फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आई थिंक कि उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। और अब हम इसको देखेंगे कि जो आज के जमाने में जो प्रचलित फॉर्म है हमारी जन्म कुंडली की, उसमें हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं। जो ये फर्स्ट बीच का एरिया है जहां मैंने नंबर से डिनोट भी किया है, एक, वो एरिस का है, इसे हम हिंदी में मेष राशि कहते हैं। जो नंबर 2 की टॉरस राशि है, उसे हम हिंदी में वृषभ कहते हैं। नंबर 3 पे जेमिनाई मिथुन राशि है। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो काउंटिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज है। हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की है, और 12 राशियों से पूरी ज़ोडिएक बेल्ट बनती है, जो कि 360 डिग्री की होती है। और 360 डिग्री को इक्वल 12 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसे हम ज़ोडिएक साइन या राशि कहते हैं। और हर एक जो राशि है वो 30 डिग्री की है। फोर्थ नंबर की जो राशि है वो है कैंसर, जिसे हम हिंदी में कर्क कहते हैं। 5 नंबर की जो राशि है वो है लियो, जिसे हम सिंह कहते हैं। 6 नंबर की जो राशि है वो है वर्गो, जिसे हम कन्या कहते हैं, हिंदी में कन्या राशि कहते हैं। 7 नंबर की जो राशि है वो है तुला राशि है, जिसे इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। 8 नंबर की जो राशि है वो स्कॉर्पियो है, जिसे हम हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं। और 9 नाइन्थ पे जो राशि आती है वो धनु, जिसे हम सैजिटेरियस राशि कहते हैं, सैजिटेरियस साइन कहते हैं, ज़ोडिएक साइन कहते हैं इंग्लिश में। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बोल रहा हूँ, सो दैट कि जो हमारे ऑडियंस हैं उनको इजी रहे समझने में। हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में समझ में आ जाए, और इंग्लिश के अगर वर्ड समझ में ज्यादा आते हैं तो उस तरीके से समझ सकते हैं। जो 10 नंबर की जो राशि है वो है कैप्रिकॉन, मकर। 11 नंबर की जो राशि है वो है कुंभ, इक्वेरियस। और जो लास्ट राशि है वो है मीन, जिसे कि हम पाइसिस कहते हैं। ये जो राशि है, ये एक राशि फॉर्म बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं बर्थ चार्ट के, उससे इंट्रोड्यूस करवाऊं। ये जो फॉर्म है ये ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और पॉपुलरली यूज में आती है। इसमें ऐसे बॉक्स को क्रॉस किया जाता है और बीच में डायगोनली 4 लाइनों से डिवाइड किया जाता है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है, सेम उसी तरीके से गिना जाता है। जस्ट उसके जो इसकी बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आप देख सकते हैं। सेम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने ऊपर एक फॉर्म देखी है, सेम उसी तरीके से यूज होता है। ये बंगाल का एरिया जो है, त्रिपुरा साइड है, असम का साइड है, इन उड़ीसा साइड है, इन राज्यों में ये वाली फॉर्म जो है जन्म कुंडली की,
काफी फेमस और पॉपुलरली यूज की जाती है। ये साउथ इंडिया का इलाके में जो फॉर्म है यूज की जाती है। इसको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो फॉर्म जन्म कुंडली की या ज़ोडिएक चार्ट की यूज होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से काम करती है। इसमें राशियों के नंबर फिक्स रहते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, लगन में जो राशि आती है फिर बाकी सब राशियां और ज़ोडिएक साइंस जो हैं उसी हिसाब से मूव कर जाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो राशियां हैं वो फिक्स रहती हैं। फर्स्ट एरीज आएगी, मेष आएगी, दूसरी वृषभ टॉरस, तीसरी जेमिनाई मिथुन, फोर्थ कर्क और जिसे कैंसर कहेंगे, फिफ्थ है लियो एंड सिंह जिसे कहेंगे, और सिक्स्थ जो है वो वर्गो कन्या, सेवंथ लिब्रा, एट्थ स्कॉर्पियो वृश्चिक, नाइन्थ धनु सजिटेरियस, टेंथ कैप्रिकॉन मकर, इलेवेंथ इक्वेरियस कुंभ, ट्वेल्थ जो है पाइसिस मीन। यहाँ पे राशियां मूव नहीं करेंगी, ये एज इट इज ही रहेंगी। लेकिन जो लगन है उसको इंडिकेट करने के लिए एक ऐसे लाइन लगा दी जाती है। इस पूरे ज़ोडिएक साइन में आपका लगन जहां भी होगा ये लाइन वहां पे ऐसे लगा दी जाएगी। मींस ये आपके लगन का फर्स्ट हाउस है। अब उससे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउसेस को, अगर यहाँ पे लाइन लगी है, मान लीजिए मैं कर्सर से दिखा रहा हूं लिब्रा में, तो आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, आपका लगन लिब्रा हो जाएगा। लेकिन राशियां इसमें फिक्स रहेंगी और मूव नहीं करेंगी। सिर्फ ये लाइन लगा के इंडिकेट हो जाएगा कि जो जातक है, नेटिव है, उसका जो ज़ोडिएक साइन कौन सा है। ये जब ग्रहों का असर होता है तो वो सबके ऊपर ही होता है। इंसान को घर भी उसी हिसाब से मिलता है, अपने सगे संबंधी भी उसी हिसाब से मिलते हैं। ग्रहों का असर जीवित और अजीवित जो चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उन पर भी समान रूप से होता है। एक जातक की जिंदगी में घर कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, उसके सगे संबंधी किस हिसाब से होंगे, कैसे होंगे, उसके साथ क्या वाकयात होंगे, क्या ऐसी उसकी हेल्थ रहेगी, कैसे डिजीज होंगे, ये सब पे जो ग्रह हैं वो अपना अपना असर डालते हैं। तो अगर किसी के मकान की कुंडली बनाई जाए और उसमें ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो लाल किताब के हिसाब से वो जो कुंडली है वो इस तरीके की बनेगी। जो ईस्ट साइड होगी उसमें जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो ईस्ट साइड वाला हिस्सा होगा वो नंबर 1 मेष राशि का होगा, एरिस साइन में आएगा वो। फिर जो उत्तर दिशा नॉर्थ साइड होगी उसमें जो नॉर्थ वेस्ट में जो पोर्शन होगा उसमें द एरिया टुवर्ड्स नॉर्थ साइड जो होगा वो टॉरस में आएगा, जिसे हम वृषभ राशि भी कहते हैं। फिर जो जेमिनाई तीसरे नंबर की राशि है जिसे हम मिथुन कहते हैं, वो ईस्ट साउथ वेस्ट में आएगी। लेकिन जो उसका एरिया होगा, अगर हम साउथ वेस्ट को इक्वली डिवाइड करें, जो एरिया साउथ की तरफ आएगा वो जेमिनाई का होगा, मिथुन राशि का होगा। फिर जो कर्क राशि है वो उत्तर पूर्व के बीच में आएगी। जो एरिया नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच होगा, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो एरिया उत्तर की तरफ नॉर्थ की तरफ आएगा इक्वली, अगर हम उसे डिवाइड करें तो वो कर्क राशि का होगा, नंबर 4 ज़ोडिएक साइन का होगा। इसी तरह जो
लियो साइन है, सिंह राशि है नंबर 5 की, वो एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन में फॉल करेगी। और जो वर्गो साइन है, कन्या राशि है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ साइड में आएगा। ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये चार्ट मैंने इसीलिए प्रिपेयर किया है, फिगर इसीलिए यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूं, सो डैट कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको किसी तरह का शक ना रहे और उनके डाउट्स जो हैं क्लियर हों। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि इस फिगर की जो सामने शो हो रही है उसका स्क्रीनशॉट भी वो अपने पास लेके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इसी तरह जो लिब्रा साइन होगा, नंबर 7 की राशि होगी जिसे हम तुला राशि कहते हैं, वो पश्चिम दक्षिण पश्चिम साइड में आएगी। अगर हम उन दोनों के एरिया को इक्वली डिवाइड करें तो जो पश्चिम की साइड का एरिया होगा वो लिब्रा होगा। साउथ वेस्ट में जो वेस्ट पोर्शन की तरफ का एरिया होगा वो लिब्रा का होगा। इसी तरह जो स्कॉर्पियो साइन होगा वो एग्जैक्टली साउथ में फॉल करेगा, दक्षिण दिशा में फॉल करेगा। और जो धनु राशि का एरिया होगा वो एकदम सेंटर ऑफ द हाउस, जो लॉबी का एरिया है उसके अंदर फॉल करेगा। आजकल सेंटर ब्रह्म स्थान बोलते थे पहले, तो आजकल ये लॉबी एरिया ज्यादा होने लग गया है। तो जो 10th हाउस है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर जाएगा, अगर हम उसके एरिया को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जो एरिया वेस्ट वाली साइड की तरफ ज्यादा फॉल कर रहा होगा वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो वेस्ट की तरफ ज्यादा फॉल कर रहा होगा वो कैप्रिकॉर्न मकर साइन का होगा। और इसी तरह जो इक्वेरियस साइन है, कुंभ साइन है, कुंभ का जो एरिया है वो एग्जैक्टली पश्चिम दिशा को कवर करेगा, वेस्ट साइड को कवर करेगा। और जो बाइसिस मीन का एरिया है वो साउथ ईस्ट को कवर करेगा। इसमें जो ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट साइड, अगर हम साउथ ईस्ट को दक्षिण पूर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें 45-45 डिग्री के उसमें, तो जो वो 45 डिग्री जो ईस्ट साइड की तरफ है, 45 डिग्री का एरिया जो ईस्ट साइड की तरफ है वो पाइसिस का होगा किसी भी घर के अंदर। तो एक जातक जहां पैदा हुआ है उसे जन्म के समय कैसा घर मिला है, वो जन्म कुंडली को, उसके घर को इस तरीके से डिवाइड करके हम मकान कुंडली भी किसी भी नेटिव की बना सकते हैं। ये जो चार्ट की डिवीजन है जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में है, इसमें पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो ज़ोडिएक साइंस हैं, राशियां हैं, उनको कैसे माना है, ये उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दे रहा हूं। इसके इन चीजों के बारे में जो फर्दर डिटेल्स में हम डिस्कशन अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। जो 1, 4, 7 और 10 का है, ये केंद्र का हिस्सा है, ये हमारे मुट्ठी के अंदर का माना पंडित जी ने। और नंबर 2 का हिस्सा तर्जनी उंगली का माना, मींस इंडेक्स फिंगर का माना। तीनों जमाने नंबर 3 का हिस्सा जो हमारा ये कलाई है, बाजू और यहाँ पे जो वो होता है उसका माना। और नंबर 5 का हिस्सा अनामिका उंगली का माना, लियो साइन के लिए इस फिंगर को, जो रिंग फिंगर है उसको माना। और जो नंबर 6 का एरिया है वो पताल को माना, कुएं को माना, अंडरग्राउंड जो चीजें हैं। जो नंबर 8 का एरिया है वो हमारी कनिष्ठिका लिटिल फिंगर से इंडिकेट करता है। जो नंबर 9 का एरिया है, हमने पहले भी इसको पिछली फिगर में डिस्कस किया है, उसको उन्होंने जो बीच का हिस्सा है वो माना है। जो नंबर 11 का हिस्सा है वो मध्यमा उंगली का मानना है, जो ये हमारी मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, उसका मानना है।
और नंबर 12 का हिस्सा है जो आकाश की तरफ है, घर की छत के ऊपर का आकाश है, उसको नंबर 12 का हिस्सा माना है मीन राशि। ये जो फिगर है, जहां तक मेरा आइडिया है, जब आप कभी कोई उपाय करते हैं, किस हिसाब से कैसे उपाय करना है, कोई स्टोन जेम स्टोन पहनते हैं, वो किस तरीके से पहनना है, उसको किस फिंगर में पहनेंगे तो कौन सा हाउस हमारा जो है एक्टिवेट हो जाएगा, वो सब इन चीजों में हमें हेल्पफुल होगा। इन चीजों को नोट करके रखना चाहिए। तो दर्शकों, ये मेरी एक कोशिश थी कि जो हमारे दर्शक एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट स्टेप है उनका, उनके लिए एक सिंप्लीफाइड तरीके से उनको साथ लेके चलने की कोशिश की जाए, ताकि उनको चीजें बेहतर और आसान तरीके से समझ आ सकें। ये आज हमने जो डिस्कशन की थी फरमान नंबर 3 की थी। पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1952 में बोला है कि फरमान नंबर 4, आलिम को इल्म में शक क्या है? वो शक है जन्म वक्त। आलिम मीन्स विद्वान इंसान, जो इस इल्म मीन्स विद्या सब्जेक्ट को स्टडी करता है, प्रैक्टिस करता है, उसको शक कहाँ होता है, डाउट्स कहाँ आते हैं? वो है जन्म का वक्त, टाइम ऑफ बर्थ। आज के इस आधुनिक युग में जब वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से टाइम को मेजर करना एक्यूरेटली बहुत ही इजी हो गया है, वहीं एशियन टाइम्स में या पुराने जमानों में या आज से हम 30-40 साल भी अगर पीछे चले जाएं, तो वॉचेस, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतनी ज्यादा बहुतायत में नहीं थे। तो लोगों के लिए कई बार एग्जैक्ट टाइम एक्यूरेसी का, जो टाइम एक्यूरेसी का काफी प्रॉब्लम होता था पता करना। तो इस वजह से जन्म कुंडली बनाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि एक्यूरेट टाइम का पता नहीं होता था, जो कि आज के जमाने में बहुत इजी हो गया। तब ज्योतिषी के लिए काफी परेशानी होती थी। उस समय एक विद्या है सामुद्रिक विद्या, जिससे हाथ की लकीरों से ही इंसान के हालातों का, भूत वर्तमान भविष्य का पता लगाया जा सकता है, और उसकी जन्म कुंडली में करेक्शन या रेक्टिफिकेशन भी की जा सकती है। तो पंडित जी फरमाते हैं, समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंदा पशु इंसान। तो पंडित जी कहते हैं कि नर कुछ नहीं कर सकता, इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो करता है वो समय करता है। जिस समय भाग्य में जिस जगह पे जो लिखा होता है, वो इंसान के साथ घटित हो जाता है। जिस घटना के बारे में जानकारी, भविष्य की होने वाली घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए हम अलग अलग विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या होगा। और ग्रहों का जो असर है वो सब पर ही होता है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे परिंदा है, चाहे पशु है, इंसान है, मकान है, उसके हालात हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वस्तुएं हैं, सबके ऊपर ग्रहों का असर होता है। जब मनुष्य इस जहान में बच्चा जन्म लेता है, तो दो जहां की हवा में सांस लेता है। दो जहां की हवा मीन्स एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनहेल करता है, अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ता है। बृहस्पति को लेता है, बृहस्पति को ऑक्सीजन, शुद्ध वायु बोला गया है, और राहु को गंदी हवा बोला गया।
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सांस लेते ही जब इंसान हवा में इस दुनिया में आके पहला सांस लेता है, तभी जमाने की दो रंगी चालों का जो मैदान है वो खुल जाता है। हिसाब किताब लंबा चौड़ा उसके पूर्व जन्म के पुण्य का और इस जन्म के आने वाले कामों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है जैसे ही वो सांस लेता है। दो रंगी चालें मीन्स अच्छी बुरी, मदद करने वाली, विरोध करने वाली, हर चीज का दो रंग, अच्छा या बुरा, नेक या मंदा, पक्ष में या विपक्ष में, साथ या खिलाफ। वही हवा जीवन भी देती है अगर ऑक्सीजन हो, वही हवा जीवन लेती भी है अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो इंसान जैसे ही इस दुनिया में कदम रखता है, लगभग उसका जो सामना है दो रंगी चीजों से होता है, डुअलिटी से, अच्छी से, अच्छाई से भी, बुराई से भी। फिर जब इंसान ने जन्म लिया, उसे इल्म ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में पता लगता है और ब्रह्मांड में, आकाश में घूमते हुए ग्रहों से अपने जीवन का जो खाका है, मींस जो मेन इवेंट्स हैं, जो एक ब्रीफ आने वाला हमारा फ्यूचर है, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जो है जन्म कुंडली। लेकिन उसमें शक होता है। शक क्या होता है? जैसे जन्म के वक्त को बेस बनाकर, नींव बनाकर ज्योतिष जो है उसकी जन्म कुंडली तैयार करता है, उसके आने वाले जीवन के आगे के हालात बतलाता है, अच्छे या बुरे, उसके साथ जुड़े हुए लोगों के हालातों को बतलाता है, उसकी विद्या के बारे में बताता है, उसके साथ संबंधित घटनाओं के बारे में बताता है, पशु पक्षियों के बारे में बताता है, उसके मकान, उसके व्यवसाय, लगभग जीवन के हर पहलू को कवर करता है। मींस अगर इंसान की जन्म कुंडली उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करती है, उनके बारे में बतलाती है, तो जो कोई मकान है, हाउस है या दुकान, व्यवसाय है, लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुएं उससे अलग नहीं हो सकती, उसके असर से जुदा नहीं हो सकती। कैसे रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, कैसा घर बार है, धन दौलत कैसा है। लेकिन तब शक ये हुआ कि एक ही जन्म पर पैदा होने वाले लोग, एक ही घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही समय में जुड़वा जन्म लेते हैं। एक इंसान की दो बीवियां हैं तो दोनों के बच्चे अगर एक ही समय पे हुए, एक ही नगर, एक ही समय, एक ही देश, एक ही स्थान, चाहे वो एक लड़का गरीब के हुआ बच्चा या अमीर के हुआ, तो उनका जो भाग्य है वो जुदा क्यों, अलग अलग क्यों? तो सिर्फ एक ही विद्या से कहीं कहीं लिमिटेशंस का सामना करना पड़ा, हमें बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिली। जब कोई जुड़वा बच्चे हों, एक ही स्थान पे एक ही समय बच्चों का जन्म हुआ हो, एक ही टाइम पे लाखों, हजारों, करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, करोड़ों तो नहीं, खैर लाखों जन्म लेते हैं, तो उनका जो भाग्य के हालात हैं, उनके जीवन के हालात हैं, वो अलग अलग क्यों हैं? जब ज्योतिष ये डिफाइन कर देता है कि उसके साथ क्या होगा भविष्य में, कैसी घटनाएं होंगी, कैसे मकान होगा, कैसे रिश्तेदार होंगे, लेकिन एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही जगह पे जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं, उनकी जीवन के जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं,
वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सभी रिच नहीं हो जाते, सभी सुपर रिच नहीं हो जाते, कोई निर्धन नहीं होता, कोई सुपर रिच हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, कोई संघर्ष करता है, किसी को सिल्वर स्पून मिल जाता है। तो इन चीजों में डिफाइन करने में कहीं कहीं लिमिटेशंस का सामना हुआ। तब रुख किया गया इल्म के आफा, समुद्रिक शास्त्र की तरफ, कि भाई जन्म वक्त एक हो, जगह एक हो, लेकिन सबके हाथ की लकीरें जो हैं वो एक नहीं होती, अलग अलग होती हैं। जब उसका सहारा लिया गया तो उन्होंने इंडिविजुअल जो जिसका हाथ देखा जा रहा है उसके बारे में तो बताया, लेकिन बाकी के रिश्तेदारों, सामाजिक भौतिक परिस्थितियों के बारे में क्लैरिटी नहीं आई। उसके साथ संबंधित कुछ बातों को मिस हो जाती, जो ज्योतिष शास्त्र कवर करता है। ऐसे ही देखा गया तो देखने में आया कि कोई भी एक ऐसा शास्त्र है जो अपने आप में मुकम्मल नहीं है, हर शास्त्र की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तब जो ज्योतिष है, ज्योतिष विज्ञान है, और जो सामुद्रिक शास्त्र है, उन दोनों को मिलाया गया। जब उन दोनों को मिलाया गया, उसकी कंबाइंड स्टडी की गई, तब कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हुई। लेकिन जिन विद्वानों ने इन दोनों विषयों को कंबाइन करके स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, तो उन्होंने पाया कि विदाउट द नॉलेज ऑफ बेसिक थिंग्स, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स अगर निर्धारित नहीं किए जाएंगे तो शक की जो स्थिति है, डाउट की स्थिति है, वो बनी रहेगी, वो क्लियर नहीं होगा। तब उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स लिखे, जिसे कि लाल किताब की ग्रामर कहा गया। तो दर्शकों, बिफोर डूइंग एनी प्रेडिक्शन और गिविंग एनी रेमेडी और सजेस्टिंग एनी रेमेडी टू एनी पर्सन और अ नेटिव, one must know about the basic rules, basic grammar portion of लाल किताब। किसी को भी कोई रेमेडी देने से पहले, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले, किसी प्रेडिक्शन को देने से पहले, हमें कुछ ऐसे बुनियादी मींस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसपे लाल किताब काम करती है, जिसे कि ग्रामर पोर्शन कहा गया है, उनकी क्लैरिफाई होना, उन पे क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। जब हम ग्रामर, फलादेश और ग्रह बंधन, जो ये पोर्शंस हैं लाल किताब के, इनके ऊपर क्लैरिटी लेके आएंगे, इनको स्टडी करेंगे, तभी हम कोई स्टीक प्रेडिक्शन या कोई रेमेडी दे सकते हैं। अब इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही पंडित रूपचंद जोशी जी ने ग्रामर पोर्शन को इंक्लूड किया लाल किताब के अंदर। और आज के इस चर्चा में हम फरमान नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करते हैं, और अगले हमारे जो वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, उसमें ग्रामर पोर्शन पे चर्चा हम स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं अपने व्यूअर्स को कन्वे कर रहा हूं, उन्हें जो नॉलेज उनके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, वो उन्हें जरूर पसंद आएंगी, हमारे एफर्ट्स को वो सराहेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, ऐसा लगे कि हमारे वीडियोस वर्थ वॉचिंग हैं, तो अब ही आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।